हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एसएस एजुकेशन के लाइव क्लास में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। अगर दोस्तों हमारा क्लास आपको अच्छा लगता है तो सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स जितने स्टूडेंट क्लास करते हैं उतने लाइक मुझे नहीं मिलते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स जो है क्लास को अटेंड करें और सभी स्टूडेंट जो है वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे थे हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर। क्या देख रहे थे हम लोग देख रहे थे हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर का सेकंड चैप्टर जो हमारा है समाजवाद एवं साम्यवाद। इसको हम देख रहे थे। क्या दोस्तों देख रहे थे? समाजवाद एवं साम्यवाद को। कल हम लोग जाने थे किसके बारे में? तो कल हम लोग जाने थे मार्क्स के बारे में, और मार्क्स के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ। तो मैं कल जो बताया था उसको एक बार मैं कल का रिवाइज करा देता हूँ। सभी स्टूडेंट्स जो है कल का थोड़ा सा 2 मिनट लगेगा, तो कल के क्वेश्चन को मैं सभी स्टूडेंट्स को रिवाइज करा देता हूँ। जो आज पहली बार अटेंड किए हैं उसे भी समझ में आ जाएगा, और जो पहले से अटेंड किए तो उसको एक बार उसको रिवाइज हो जाएगा। तो हम पहले जानते हैं, कल हम लोग पहले समझे थे समाजवाद। कल हम लोग पहला क्या समझे थे? कल हम लोग पहले समझे थे समाजवाद क्या है। तो अगर आपसे समाजवाद पूछा तो आप इसको देखने में हम लोग को 2 मिनट लगेगा। हम लोग इसको देख के जस्ट आज के दूसरे टॉपिक जो हम लोग आज देखने वाले हैं 1917 के बेल्शेविक क्रांति, जिसको दोस्तों रूसी क्रांति भी बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कल के बारे में कुछ रिवाइज करा देता हूँ आप लोगों को। तो कल हमने रिवाइज किया था समाजवाद। तो समाजवाद का अगर पूछा तो समाज आप लिख सकते हैं, समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसने आधुनिक काल के समाज को एक नया आयाम दिया। तो आप इसमें ये लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरे शब्दों में समाजवाद परिभाषा पूछा तो हम क्या लिख सकते हैं? तो दूसरे शब्दों में हम लोग लिख सकते हैं समाजवाद व्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों का कहना या विपणन का में सरकार का एकाधिकार हो। और दूसरी बात उसके बाद समाजवाद की उत्पत्ति। तो दोस्तों समाजवाद की उत्पत्ति जो है मूलतः 18वीं शताब्दी के औद्योगिक क्रांति के बाद हुई। कब दोस्तों? 18वीं शताब्दी के औद्योगिक क्रांति के बाद। मैं आप लोगों को ये इस बार इसलिए रिवाइज करा रहा हूँ कि आप लोगों को ये सभी पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों को एक बार रिवाइज करा देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आर्थिक दृष्टि से समाज का विभाजन 2 वर्गों में किया गया था। कितने दोस्तों? आर्थिक दृष्टि से जो है समाज का विभाजन 2 वर्गों में किया गया था। पहला पूंजीपति वर्ग और दूसरा श्रमिक वर्ग। पहला क्या दोस्तों? पूंजीपति वर्ग किया गया था, और दूसरा जो है श्रमिक वर्ग किया गया था। ये आर्थिक दृष्टि से समाज का विभाजन था। उसका दोस्तों ऐतिहासिक दृष्टि से आधुनिक समाजवाद का विभाजन 2 वर्गों में किया गया है, बांटा गया है। दोस्तों ऐतिहासिक दृष्टि से आधुनिक समाजवाद तो कितने वर्गों में बांटा गया है? तो वो 2 वर्गों में पहला बांटा गया है। पहला है मार्क्स के पूर्व का समाजवाद, और दूसरा है मार्क्स के पश्चात का समाजवाद। ये सब मैंने कल के क्लास में जाना था, लेकिन आप लोगों को एक बार मैं समझा दे रहा हूँ। उसका कल हम लोग पढ़े थे यूटोपियन समाजवादी। किसका दोस्तों? यूटोपियन समाजवादी के बारे में भी कल जाने थे हम लोग। इसका दोस्तों एक फ्रांसीसी विचारक सेंट साइमन था। इसने नारा दिया था प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार। उसका दोस्तों दूसरा यूटोपियन विचारक था चार्ल्स फेरियर। कौन दोस्तों? चार्ल्स फेरियर था। उसका दोस्तों कार्ल मार्क्स के बारे में जानते हैं। किसके बारे में दोस्तों? कार्ल मार्क्स के बारे में जानते हैं। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो है दोस्तों 5 मई 1818 ईस्वी के जर्मनी प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। कहाँ दोस्तों? जर्मनी प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। उसके दोस्तों कार्ल मार्क्स के पिता जो है हेनरिक मार्क्स एक वकील थे। इन्होंने आगे चल कर ईसाई धर्म को ग्रहण किया। ये मैंने कल के क्लास में जाना था। उसके दोस्तों इन्होंने ये जो है हिंगल के विचारधाराओं से प्रभावित, मार्क्स जो है हिंगल के विचारधाराओं से प्रभावित थे। और इसका ये जो है मार्क्स ने एंगल्स के साथ मिलकर 1848 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1848 ईस्वी में साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया, जिसे दोस्तों क्या बोलते हैं? आधुनिक समाजवाद का जनक। उसके दोस्तों 1867 में मार्क्स दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की। किसको दोस्तों? कब दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना हुई? तो 1867 ईस्वी में। उसका दोस्तों ये मार्क्स के कुछ सिद्धांत थे। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, ये सब मार्क्स के सिद्धांत है। मैंने कल के क्लास में बताया था, आप लोग एक बार नज़र से देख लें जो नए आए हैं। उसके बाद दोस्तों देखे थे हम लोग ऐतिहासिक भौतिकवाद। क्या दोस्तों? ऐतिहासिक भौतिकवाद। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार 6 ऐतिहासिक चरण, आप लोग इसको पढ़ लेंगे। 6 ऐतिहासिक चरण है कार्ल मार्क्स के अनुसार। उसका दोस्तों मार्क्स का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ। तो इसका प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1864 ईस्वी में की गई थी। आप लोग इसको याद कर लेंगे। उसका दोस्तों इसके द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ, जिसको दोस्तों द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ जिसको पेरिस सम्मेलन बोलते हैं। दोस्तों मार्क्स का द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ को ही हम लोग पेरिस सम्मेलन बोलते हैं। इसमें 20 देशों के 400 प्रतिनिधि भाग लिए थे।
और इसी सम्मेलन में घोषणा हुआ था कि 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कब दोस्तों? 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग जानने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट्स यहाँ से अच्छे से फोकस दें। ये हमारा आज का टॉपिक है 1917 की बेलशेविक क्रांति। क्या है दोस्तों? टॉपिक है 1917 की बेलशेविक क्रांति। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो सभी स्टूडेंट्स अब जो है कल का रिवाइज मैं करवा दिया हूँ। अब आप लोग आज की क्लास को अटेंड करने जा रहे हैं। ये सब पहले मैंने इससे पहले जो बताया था वो आपके कल के क्लास का था, और ये जो आज अब से जानने वाले हैं वो आज के क्लास का है। तो सभी स्टूडेंट्स अब यहाँ फोकस करें, क्योंकि ये हमारा हिस्ट्री था तो इसलिए मैंने आपको पिछले से रिवाइज करा दिया कि आपको आगे समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो आप लोग को अगर समझ में आ गया हो तो अच्छा है। तो अब हम लोग जानते हैं 1917 की बोल्शेविक क्रांति क्या है। तो दोस्तों समझिए आप लोग, 20वीं शताब्दी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना। दोस्तों कब? दोस्तों 20वीं शताब्दी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना रूस की क्रांति थी। क्या थी दोस्तों? रूस की क्रांति थी। इस क्रांति ने सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में कुलीनों, पूंजीपतियों और जमींदारों की शक्ति का अंत और तथा मजदूरों और किसानों की सत्ता में स्थापित किया था। कौन दोस्तों? रूस की क्रांति, जिसको दोस्तों बोल्शेविक क्रांति को ही हम लोग बोलते हैं रूस की क्रांति। तो 20वीं शताब्दी के इतिहास में ये घटना हुई थी, और इस घटना में दोस्तों क्या हुआ था? सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक क्षेत्रों के कुलीनों, पूंजीपतियों और जमींदारों की शक्ति का अंत किया गया और तथा मजदूरों पर किसानों का सत्ता स्थापित किया गया। इसके दोस्तों रूस की बोल्शेविक क्रांति सही माने में नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी। क्या कब हुई थी दोस्तों? नवंबर 1917 ईस्वी में इसकी सही मायने में संपन्न हुआ था। रूस की बोल्शेविक क्रांति का सही मायने में संपन्न, ये तो चल रहा था दोस्तों बहुत पहले से, लेकिन इसका सही मायने में जो संपन्न हुआ वो नवंबर 1917 में हुआ था। 1917 की बोल्शेविक क्रांति को ही हम लोग रूस की क्रांति बोलते हैं। इसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो ये हम लोग 1917 की बोल्शेविक क्रांति का कुछ इतिहास जाने, जिसमें दोस्तों इसमें सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक क्षेत्रों के कुलीन, पूंजीपतियों के जमींदार का शक्ति का अंत हो गया था, और इसमें मजदूर और किसानों के सत्ता में स्थापित हुआ था। अगर हमसे पूछा कि बोल्शेविक क्रांति का सही मायने में अंत कब हुआ था, तो हम देंगे नवंबर 1917 ईस्वी में। कब दोस्तों? नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति का सही मायने में अंत हुआ था। तो आप लोगों को यहाँ तक समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे से मतलब बोल्शेविक क्रांति, जिसको रूसी क्रांति के कारण जानते हैं। तो दोस्तों इसका पहला कारण है जार की निरंकुशता आयोग शासन। क्या दोस्तों? जार की निरंकुशता। अगर आपके पास बुक है तो आप उसमें देख सकते हैं कि पेज नंबर 28 के बाद आप उसको देख सकते हैं। उसमें दोस्तों जार पहला 1917 की बोल्शेविक क्रांति में पहला है जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों को लिखिए। तो 2 कारणों में अगर लिखने के लिए बोलेगा तो आपसे ये 2 नंबर में पूछेगा। अगर आपसे पूछ दिया कि रूसी क्रांति के कारणों पर चर्चा करें, जो आपके क्वेश्चन भी है, तो ये आपको 5 नंबर में पूछता है। और ये पूछता भी है क्वेश्चन कि रूसी क्रांति के क्या कारण थे, इस पर चर्चा करें। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछता है। तो ये सभी पॉइंट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और आप लोग इस सभी पॉइंट को अच्छे से समझते जाइएगा, क्योंकि आपको इसी पॉइंट से ऑब्जेक्टिव भी बन रहा है। तो आप लोग पहला समझिए, जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। तो दोस्तों 1917 से पूर्व रूस में रोमनोव राजवंश का शासन था। किसका दोस्तों? रोमनोव राजवंश का शासन था। कब दोस्तों? 1917 के पूर्व। इस समय रूस के सम्राट को क्या कहा था? जार कहा जाता। दोस्तों 1917 के पूर्व में रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। आपसे यहाँ भी ऑब्जेक्टिव पूछता है। सभी स्टूडेंट्स अच्छे से समझे, आपको यहाँ ऑब्जेक्टिव ये पूछेगा कि रूस के कहाँ के सम्राट को जार बोला जाता था। तो यहाँ पर आप इसका आंसर दे सकते हैं, रूस के सम्राट को जार बोला जाता था। उसके बाद जार निकोलस द्वितीय जो है शासनकाल में यह क्रांति हुई। किसके शासनकाल में यह क्रांति हुई? जार निकोलस द्वितीय के शासनकाल में रूसी क्रांति हुई। अगर आपसे पूछा कि रूसी क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी, तो उसका हम लोग दे सकते हैं जार निकोलस द्वितीय। उसके बाद इसमें राजा को देवी अधिकारों में विश्वास रखता था। जार निकोलस द्वितीय जो था वो राजा के देवी अधिकारों पर विश्वास रखता था। उसे आम लोगों के सुख दुख की कोई भी चिंता नहीं थी। किसकी दोस्तों? आम लोगों के सुख दुख की चिंता जार निकोलस द्वितीय को नहीं थी। तो ये था पहला कारण, जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन, जो बोल्शेविक क्रांति के एक मेन कारण में आए हैं।
उसका दोस्तों सेकेंड है कृषकों की दयनीय स्थिति। क्या है दोस्तों सेकेंड? कृषकों की दयनीय स्थिति। तो हमारा सेकेंड पॉइंट हो जाता है कृषकों की दयनीय स्थिति, जिसमें दोस्तों रूस की जनसंख्या का बहुसंख्यक भाग कृषक ही थे, परंतु इसकी स्थिति दयनीय थी। किसकी दोस्तों? कृषक की जो दयनीय थी जार निकोलस द्वितीय के शासन में। तो उसमें दोस्तों उसकी दयनीय स्थिति दयनीय हो गई थी, जिससे बहुसंख्यक भाग कृषि की थी, परंतु इसकी स्थिति जो है दयनीय हो गई थी। दोस्तों इसके पास बहुत सारे जो है छोटे छोटे खेत थे, जिन पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे। उनके पास जो है किसानों के पास जो है पूंजी का भी अभाव था और करों के बोझ से वह दबे हुए थे। ऐसे में किसानों के पास क्रांति के सिवाय कोई भी उपाय नहीं था। दोस्तों ये दूसरा हमारा कारण हुआ कृषकों की दयनीय स्थिति। पहला कारण है जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। आपसे ये दो पूछ सकता है, तो आप लोग सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझे कि आपसे पूछ सकता है कि जार रूस के क्रांति के कारणों को लिखे। तो आपसे पहला कारण लिखिएगा जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। दूसरा लिखिएगा कृषकों की दयनीय स्थिति, जो मैंने पढ़ समझ लिया। अब दोस्तों हम थर्ड पॉइंट को समझते हैं। थर्ड हमारा है मजदूरों की दयनीय स्थिति। क्या है दोस्तों थर्ड हमारा? मजदूरों की दयनीय स्थिति। तो दोस्तों रूस में मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। क्या थी दोस्तों? रूस में जो है मजदूर की जो थी स्थिति वह अत्यंत दयनीय थी। उन्हें अधिक काम करना पड़ता था, परंतु उनकी मजदूरी काफ़ी कम थी। सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं ना इसको? जो स्टूडेंट समझ रहे हैं वो हमें कृपया मैसेज करें, क्योंकि हमको ऐसे पता चल जाएगा कि आप लोग समझ रहे हैं और आप लोग कंटिन्यूसली समझ रहे हैं। तो रूस के मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उन्हें अधिक काम करना पड़ता था और परंतु उसकी मजदूरी काफ़ी कम थी। इनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। किनके साथ दोस्तों? मजदूरों के साथ जो है दुर्व्यवहार किया जाता था। और मजदूरों के कोई राजनीतिक अधिकार नहीं थे। दोस्तों इसमें क्या था? मजदूरों के जो है कोई राजनीतिक अधिकार नहीं थे, जिससे वो अपने मांगों के समर्थन में हड़ताल भी नहीं कर सकते थे। क्या दोस्तों? अगर उसके कोई राजनीतिक अधिकार ही नहीं थे तो वे अपने मांगों को लेकर हड़ताल भी नहीं कर सकते थे। तो इसलिए दोस्तों मजदूरों की दयनीय स्थिति हो गई थी वहाँ पर। तो दोस्तों इसको जो है मार्क्स ने, इसके लिए भी मार्क्स ने एक शब्द की व्याख्या किया गया था। दोस्तों मार्क्स ने बोला था मजदूरों के पास सिवाय अपनी बोरियों के खोने के लिए कुछ भी नहीं है। उनकी दशा का सही चित्रण करता है। क्या दोस्तों? उसका दशा का सही चित्रण करता है कि मजदूरों के पास सिवाय अपनी बोरियों के खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये मजदूरों की दयनीय स्थिति के कारण थे। तो रूस के मजदूरों की स्थिति का थर्ड कारण हो गया मजदूरों की दयनीय स्थिति। आप सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझेंगे, यही से पॉइंट्स आपसे पूछ सकता भी है। उसके बाद दोस्तों फोर्थ है हमारा औद्योगिकरण की व्यवस्था। क्या है दोस्तों फोर्थ हमारा? औद्योगिकरण की समस्या। तो रूस औद्योगिकरण पश्चिमी पूंजीवादी औद्योगिकरण से भिन्न था। किसके दोस्तों? पश्चिमी पूंजीवादी औद्योगिकरण का। यहाँ कुछ क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उद्योगों का संकेंद्रण था। यहाँ राष्ट्रीय पूंजी का अभाव था। क्या था दोस्तों? यहाँ पर राष्ट्रीय पूंजी का अभाव था और यहाँ के कुछ क्षेत्रों में ही महत्वपूर्ण उद्योग धंधे थे। अतः उद्योग के विकास के लिए, इस पॉइंट को अब जो मैं बोल रहा हूँ आप लोग उसे अच्छे से समझे। अतः उद्योगों के विकास के लिए विदेशी पूंजी पर निर्भरता बढ़ गई थी। किसको दोस्तों? रूस को जो है विदेशी पूंजी पर उसकी निर्भरता बढ़ गई थी। और विदेशी जो पूंजीपति थे वह शोषण को बढ़ावा दे रहे थे। किसको दोस्तों? विदेशी जो पूंजीपति वर्ग के थे वह शोषण को बढ़ावा दे रहे थे। अतः चारों ओर असंतोष व्याप्त था। किधर दोस्तों? चारों ओर असंतोष था। इधर मजदूर को असंतोष था, उधर राजा को असंतोष था, उधर विदेशी जो पूंजीपति थे उसको भी असंतोष था और वह आर्थिक शोषण को बढ़ावा देने के लिए कह रहे थे। तो हमारा फोर्थ कारण हो गया औद्योगिकरण की समस्या। अब हम फिफ्थ कारण है, फिफ्थ कारण हमारा रूसीकरण की नीति। क्या है दोस्तों? फिफ्थ कारण हमारा रूसीकरण की नीति। सोवियत रूस विभिन्न राष्ट्रीयताओं का देश था। दोस्तों सोवियत रूस जो है वह विभिन्न राष्ट्रीयता का देश था और यहाँ की मुख्यतः स्लाव जाति के लोग रहते थे। यहाँ पर दोस्तों क्या थे? यहाँ पर मुख्य जो है स्लाव जाति के लोग रहते थे। इनके अतिरिक्त जो है दोस्तों यहाँ पर फिन, पोल, जर्मन, यहूदी आदि अन्य जातियों के लोग भी रहते थे और ये भिन्न भिन्न भाषा बोलते थे, जिनके कारण इसका जो रस्म रिवाज भी था वह भिन्न भिन्न था। उसके दोस्तों इसके अनुसार जार ने देश के सभी लोगों को रूसी भाषा, शिक्षा और संस्कृति लादने का प्रयास किया। क्या दोस्तों? सब पर जो है दबाव बना के रूस की भाषा, शिक्षा और संस्कृति लादने का प्रयास किया। इससे अल्पसंख्यक जो वहाँ पर थे, अल्पसंख्यक लोग, उसमें जो है हलचल मच गई। दोस्तों आप लोगों को मैं अल्पसंख्यक समझा देता हूँ कि अल्पसंख्यक वर्ग कौन होता है।
तो जैसे भारत हुआ, तो भारत में दोस्तों जिस जाति के लोग अधिक रहते हैं उसको तो, और जिस जाति के लोग कम रहते हैं उसको अल्पसंख्यक वर्ग में रखा जाता है। किसको दोस्तों? जिस देश में जिस धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं तो वो उस देश का राष्ट्रीय धर्म हुआ, और उसके जो कम रहे तो उसको दोस्तों वहाँ के अल्पसंख्यक लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे दोस्तों? उसको अल्पसंख्यक लोग। तो अल्पसंख्यक लोग जो थे वहाँ पर, जो भिन्न भाषा के जो थे, जो रूसी नहीं थे, उसमें दोस्तों हलचल मच गई। और 1863 ईस्वी में इस नीति का विरोध में पोलो ने विरोध किया था। किसने दोस्तों इस नीति के विरोध में? पोलो ने इसका विरोध किया और उनका निर्दयपूर्वक दमन किया गया। किसका दोस्तों? इस प्रकार दोस्तों रूसी राजतंत्र के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा था। किस पर दोस्तों? रूसी जो तंत्र थे, राजतंत्र थे, उनके प्रति जो है लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि वो उसका औद्योगिकीकरण की समस्या थी, मजदूरों की दयनीय स्थिति थी, कृषकों की भी दोस्तों दयनीय स्थिति थी, और जार की निस्वता और अयोग्य शासन थी। वह देवी शक्ति पर विश्वास कर रहा था जो वहाँ का शासक था। तो ये दोस्तों उसका पिप कारण हो गया। अब हम छठा कारण के पढ़ते हैं, और छठा हमारा है विदेशी घटनाओं का प्रभाव। क्या दोस्तों? विदेशी घटनाओं का प्रभाव। ये पॉइंट सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसी पॉइंट से आप लोगों को एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो सभी स्टूडेंट जो है इस पॉइंट पर बस फोकस करें, विदेशी घटनाओं का प्रभाव रूस की क्रांति पर क्या पड़ा। क्या दोस्तों? रूस की क्रांति पर विदेशी घटनाओं का क्या प्रभाव पड़ा। तो पहला दोस्तों क्या पड़ा? क्रीमिया का युद्ध। क्या दोस्तों? क्रीमिया का युद्ध। आप लोगों को अटेंडेंस, फर्स्ट अटेंडेंस बनाने का टाइम आ गया है। सभी स्टूडेंट्स अपना फर्स्ट अटेंडेंस अभी बनाएंगे। क्या दोस्तों? सभी स्टूडेंट्स जितने भी अभी क्लास को देख रहे हैं वो अपना फर्स्ट अटेंडेंस बना ले, क्योंकि आप अटेंडेंस बनाएंगे तो ही मैं आपको PDF दूंगा। तो सभी स्टूडेंट्स जो है आप इसको, अगर आपको इसका नोट्स चाहिए जो मैं अभी यहाँ बता रहा हूँ, तो आप इसका नोट्स चाहते हैं तो हमारे लाइव चैट के अंदर में कमेंट करें, और आप जो है उसके बाद लाइव क्लास इन होने के बाद मेरा जो नंबर है उस पर आप मैसेज करेंगे। अगर आप किसी ग्रुप से लिंक है तो वहाँ मेरा नंबर दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जो है मेरे नंबर पर मैसेज करेंगे कि सर हमने आज आपका क्लास किया, हमको जो आज क्लास में बताए थे उसका हमको PDF दीजिए। तो आप लोग उसका PDF मिल जाएगा। और सभी स्टूडेंट्स को मैं बोलना चाहता हूं कि वो अपना अटेंडेंस मात्र एक बार बनाए, वो अपना नाम को रिपीट फिर ना करे जब मैं नहीं बोलूं, क्योंकि आप लोग एक स्टूडेंट जो है 4 बार अटेंडेंस बना देते हैं, तो वो अपना अटेंडेंस आज के बाद एक बार ही बनाएंगे। वो अपना नाम एक बार मैसेज कर देंगे, हमें नेट से मिल जाएगा। तो दोस्तों हम पहला समझते हैं। अब हम अपने क्लास की तरफ आते हैं और पहला पॉइंट समझते हैं, विदेशी घटनाओं का प्रभाव में क्रीमिया का युद्ध। क्या दोस्तों? पहला प्रभाव था क्रीमिया का युद्ध। तो दोस्तों रूस की क्रांति में विदेशी घटनाओं की भूमिका भी अत्यधिक महत्वपूर्ण रही। क्या दोस्तों? रूसी घटनाओं की भूमिका भी जो है रूस की क्रांति में अधिक रही। सर्वप्रथम दोस्तों क्रीमिया का युद्ध में रूस की पराजय और इन देशों को सुधारने के युग में आरंभ किया। दोस्तों पहला जो सर्वप्रथम क्रीमिया का युद्ध हुआ था उसमें दोस्तों रूस की पराजय हुई थी, और उस समय से देश में सुधारों का युग आरंभ हुआ था। कब से दोस्तों? क्रीमिया के युद्ध के बाद। तो क्रीमिया के युद्ध में दोस्तों रूस की हार हुई थी। आप लोग इस पॉइंट को अच्छे से याद कर लेंगे कि क्रीमिया के युद्ध में रूस की हार हुई थी। और तो आप उसके बाद दोस्तों 1904 और 5 में रूस और जापान युद्ध में रूस की पहली क्रांति को जन्म दिया। क्या दोस्तों? 1904 और 5 में रूस जापान युद्ध ने रूस को पहली क्रांति का जन्म दिया, और अंत प्रथम विश्व युद्ध में बोल्शेविक क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ। किसमें दोस्तों? पहली रूस जो 1904 और 5 में रूस और जापान के बीच पहली क्रांति हुई, उसमें दोस्तों इसका जन्म, पहली क्रांति का जन्म हुआ, और अंत प्रथम विश्व युद्ध के बाद बोल्शेविक क्रांति का प्रयास हुआ। किसका दोस्तों? बोल्शेविक क्रांति का प्रयास हुआ। और जो रूस के क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण था तो वह विदेशी घटनाओं का प्रभाव था। अगर आपसे कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब आपसे अगर कहीं पूछ दिया कि रूस की क्रांति के 2 महत्वपूर्ण पॉइंट को लिखिए, ये क्वेश्चन पूछता है, तो आप उसमें पहला पॉइंट, ये पॉइंट को आप लोग छोड़िएगा नहीं, आप लोग इस पॉइंट को बस लिखिएगा, विदेशी घटनाओं का प्रभाव। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि रूस की क्रांति की व्याख्या करें, तो आप उसमें एक पॉइंट लिखना कोई भी स्टूडेंट नहीं भूलेंगे, वह है विदेशी घटनाओं का प्रभाव। और उसमें लिखेंगे आप क्रीमिया का युद्ध, उसके बाद जापान का पराजय तथा उसके बाद दोस्तों जापान के पराजय, उसके बाद जापान के पराजय के बारे में होगा। उसके हम जानेंगे जापान के पराजय 1905 की क्रांति। तो आप लोग से अगर क्वेश्चन पूछा तो आप लोग इस पॉइंट को लिखेंगे, और मैं आपको क्लास के अंत तक बता दूंगा कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा तो आप लोग इसमें से कौन सा 2 पॉइंट आप एग्जाम में बस लिखेंगे जिससे आपको नंबर अच्छा मिल सकता है, तो मैं आपको वो पॉइंट बता दूंगा।
तो पहला मैंने समझा क्रीमिया का युद्ध। तो रूस की क्रांति पर दोस्तों विदेशी घटनाओं का प्रभाव पड़ा था। तो जो सर्वप्रथम दोस्तों क्रीमिया का युद्ध हुआ था जिसमें रूस की हार हुई थी और यहाँ से जो है देश के सुधारों का युग आरंभ हो गया था। और सेकेंड दोस्तों था जापान के पराजय तथा 1905 की क्रांति। क्या दोस्तों सेकेंड था जापान से पराजय। रूस जो है जापान से पराजय हो गया था और 1905 की क्रांति, इसका सेकेंड कारण था जापान के पराजय तथा 1905 की क्रांति। तो हम लोग इस क्वेश्चन को अब समझते हैं। आपका क्लास जो है मैक्सिमम 8:30 तक चलेगा, 8:30 से ज़्यादा नहीं चलेगा। तो आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का मात्र फिर आधा घंटा का क्लास होता है। तो आधा घंटा अगर आप लोग अच्छे से फोकस करेंगे तो अभी तक मैंने बहुत सारा चीज़ पढ़ लिया है। अगर आप लोग नहीं देखे तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो हम लोग पहले इसको जानते हैं। 1905 की ऐतिहासिक क्रांति रूस जापान युद्ध में रूस की बुरी तरह है। तो 1905 में दोस्तों क्या हुआ था, ऐतिहासिक रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ था जिसमें दोस्तों किसकी हार हुई थी, रूस की जो है बुरी तरह से हारा था। उसके बाद दोस्तों उससे पूर्व जो है निरंकुश जाराशाही विभिन्न मोर्चे पर अपनी विफलताओं से रूस की जनता तक यहाँ तो छूट गया है तक। तो रूस से जनता से जो है छुपाती रहती थी। क्या दोस्तों, रूस की अपने विफलता की जो कहानी थी वो रूस की जनता से जो है हमेशा छुपाती रहती थी। जो रूस का शासक था तो वह सभी कारण में उससे जो है छुपाता ही रहता था। लेकिन सुदरपुर की पराजय से जनता से छिपाना मुश्किल था। किसमें दोस्तों, सुदरपुर में जो इसकी पराजय हुई थी रूस की, वो जनता से छुपाना मुश्किल था। और उसमें तो बचे खुचे फतेहार सैनिक जो है जब वापस लौटे तो सारा देश जो है स्तंभ रह गया। कौन सा देश दोस्तों, तो वो रूस का जो सारा देश था, जो फटे छिटे सैनिक जो है पराजय के बाद लौटे थे, तो उसे सारा देश जो है पराजित था और सारा देश जो है अचंभित हो गया था। तो इसके बाद दोस्तों रूस एशिया के एक छोटे से देश से पराजित हुआ। किससे दोस्तों, एक छोटे से देश सुदूर पूर्व से जो है रूस पराजित हो गया था। तो ये उसकी विफलता का भी एक और कारण था और इससे और ज़्यादा जो है रूसी क्रांति भड़क गए। और इससे पहले तो वो अपनी विफलताओं को तो छुपाता ही रहता था। उसके दोस्तों बचे खुचे जो फटे से हो गया तो महानता का भ्रम जो है उसके रूस के शासक का उससे टूट गया। और रूस एशिया के छोटे दोस्तों वस्तुतः इस पराजय के बाद, तो ये जो 1905 की पराजय हुई, इस वस्तुतः इस पराजय के बाद 1905 में ईस्वी में रूस की क्रांति हो गई। कब दोस्तों, 1905 ईस्वी में रूस की क्रांति हो गई। इस पराजय के बाद जो वह छोटे से एशियाई देश एशिया पूर्व से पराजय हो गया था, उसका जनता जो है जनता से उसका छुपाना मुश्किल हो गया था उसके शासक का। तो 1905 में जो है रूस की क्रांति हो गई। तो ये उसका भी एक कारण था, पहला जापान से पराजय, 1905 की क्रांति। उसके दोस्तों इसी क्रांति में जो हम लोग खूनी रविवार का नाम सुनते आ रहे हैं, तो इसी क्रम में 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह रोटी दो के नारे के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग, ये नाम को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ये हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था, जो वहाँ के शासक का महल था। परंतु जार की सेना ने इस निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई जिसमें हजारों लोग मारे गए और इसलिए 22 जनवरी पुराने कैलेंडर में 9 जनवरी 1905 और नए कैलेंडर में 22 जनवरी को खूनी रविवार, लाल रविवार का नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह दिन जो है 9 जनवरी 1905 को पुराने कैलेंडर के अनुसार ये दिन जो है रविवार था। मैं आप लोगों को फिर से समझा देता हूँ, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। खूनी रविवार ये हमेशा एक बार न एक बार आपसे पूछता है, तो आप लोगों को मैं ये फिर से समझा देता हूँ आप लोग इसका परिभाषा कैसे लिख सकते हैं। तो आप लोग इसका परिभाषा लिख सकते हैं। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा खूनी रविवार क्या है, सभी स्टूडेंट्स मेरे बातों पर फोकस करें। अगर आपसे पूछा अगर खूनी रविवार क्या है तो आपका आंसर किस प्रकार दे सकते हैं, तो आप लोग इसका आंसर इस प्रकार दे सकते हैं कि 9 जनवरी 1905 को लोगों के एक समूह जो है रोटी दो के नारे के साथ प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित जो है महल की ओर जा रहा था, परंतु जार की सेना ने इस सभी निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई जिसमें हजारों लोग जो है मारे गए। इससे दोस्तों 22 जनवरी और पुराने कैलेंडर के अनुसार 9 जनवरी 1905 को खूनी रविवार, लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। और यह दिन जो है 22 जनवरी का और पुराने कैलेंडर के अनुसार 9 जनवरी का ये दिन जो है रविवार था, इसलिए इसका नाम पड़ गया खूनी रविवार, या इसका दूसरा नाम हो गया लाल रविवार। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से याद कर लेंगे कि लाल रविवार खूनी रविवार क्या है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही VVI है और ये पॉइंट भी बहुत ही VVI है। तो आप लोग इसको अच्छे से सभी स्टूडेंट्स याद कर लेंगे। और अधिकतर स्टूडेंट जो भी पढ़ते हैं
वो हमें जो है इसका आंसर आप अपने कॉपी में लिख के हमें भेजेंगे, या क्लास के एंड में जब मैं क्वेश्चन आंसर का कराऊँ तो आप लोग इसका आंसर जो है भेजेंगे। तो हम लोग अब जाने, और तो इस क्रांति में जो है किसानों की व्यापक भागीदारी थी। ये जो क्रांति हो रही थी 1905 की ऐतिहासिक क्रांति में जो रूस की क्रांति हो रही थी, इस क्रांति में किसानों की व्यापक भागीदारी थी। किसकी दोस्तों? किसानों की जो है इस क्रांति में व्यापक भागीदारी थी। यद्यपि 1905 की क्रांति विफल रही, परंतु अंदर अंदर ये जो क्रांति थी खूनी रविवार का, ये विफल रही, लेकिन अंदर अंदर जो है ये आग सुलगती रही कि रूस के शासक को हराना है। ये क्रांति मने मन चल रही थी, जो 1917 में एक महान क्रांति के रूप में प्रकट हुई। कब दोस्तों? 1917 में एक महान क्रांति के रूप में प्रकट हो, जो अंत में रूसी क्रांति का एक व्यापक लिया। और ये जो है खूनी रविवार की घटना कब हुई थी? ये घटना 9 जनवरी 1905 को हुई थी। वह बेल्शेविक क्रांति से पहले की घटना थी, और ये रूसी क्रांति का एक बहुत बड़ा जो है कारण था, विदेशी घटनाओं का प्रभाव। उसके दोस्तों रूस की में मार्क्सवाद का प्रभाव तथा बुद्धिजीवियों का योगदान क्या था दोस्तों? रूस के मार्क्सवाद का प्रभाव एवं बुद्धिजीवियों का योगदान। तो दोस्तों इसमें अब 7 पॉइंट था, रूस के मार्क्सवाद एवं बुद्धिजीवियों का योगदान। तो दोस्तों रूस के औद्योगिक मजदूरों पर कार्ल मार्क्स का समाजवादी विचारों का पूर्ण प्रभाव था। किस वक्त? तो कार्ल मार्क्स का समाजवादी, यहाँ पर द छूट गया, आप लोग यहाँ द लिख देंगे। तो मैं जब PDF दूँ तो यहाँ पर चेंज कर लेंगे, समाजवादी विचारों का पूर्ण प्रभाव था। और मार्क्सवादियों ने मजदूरों के बीच काम करना शुरू कर दिया था, इसका संगठन भी बढ़ गया था। किसका दोस्तों? मार्क्स का जो है संगठन भी बढ़ गया था। तो रूस में मार्क्सवाद के प्रभाव का बुद्धिजीवियों का बहुत बड़ा योगदान था। इसमें दोस्तों मेन था 1898 ईस्वी की, मेन था दोस्तों 1898 ईस्वी की एशियन डेमोक्रेट पार्टी की स्थापना। पहला दोस्तों जब पॉइंट था 1898 ईस्वी की एशियन सोशल डेमोक्रेट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? अगर आपसे पूछा कि एशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो हम इसका आंसर दे सकते हैं 1898 ईस्वी में एशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना हुई थी। उसके दोस्तों 1901 ईस्वी में सोशलिस्ट रेवोल्यूशन पार्टी का गठन हुआ था। किसके दोस्तों? सोशलिस्ट रेवोल्यूशन पार्टी का गठन हुआ था, जो किसानों की मांगों को उठाती थी। आपसे अगर ऑब्जेक्टिव पूछा कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशन पार्टी का गठन कब हुआ था और ये किसकी मांगों को उठाते थे, तो हम इसका दे सकते हैं किसानों की मांगों को उठाते थे। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल के टेस्ट में आप लोगों का ये सब भी क्वेश्चन रह सकता है कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशन पार्टी किसकी मांगों को उठाते थे। तो ये देंगे इसका आंसर हम लोग किसानों की मांगों पर। और सभी स्टूडेंट्स का आंसर जो है कल का सही होना चाहिए। आप लोगों का कितना सही होता है ये कल आप लोगों को आप लोग हमें क्लास में बताएंगे। तो ये 2 पॉइंट आपका रहा। उसके दोस्तों इसका नेक्स्ट है तत्कालीन जो है कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की प्रजा। तत्कालीन जो कारण थी उस समय में प्रथम विश्व युद्ध में 1914 से 1918, जो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था। इस युद्ध में रूस भी मित्र राष्ट्रों के ओर से शामिल था। किससे दोस्तों? मित्र राष्ट्रों से जो है रूस शामिल था। और इसमें दोस्तों जो है रूस की हार हुई थी। क्या दोस्तों? इस युद्ध में दोस्तों रूस की हार हुई थी। सम्मिलित होने का एकमात्र उद्देश्य था रूसी जो है जनता जो है आंतरिक असंतोष भूलकर बाहरी मामलों में उलझ जाए। ये दोस्तों रूस के शासक का एक चाल था कि अगर ये भाग लेते हैं प्रथम विश्व युद्ध में, तो रूस के जो जनता है उसका ध्यान जो है वह बाहरी में चला जाए और वह आंतरिक असंतोष को भूल जाए। तो परंतु इस युद्ध में चारों तरफ से रूसी सेनाओं की हार हुई। ना उसके पास अच्छे हथियार थे और ना ही पर्याप्त भोजन की सुविधा थी। और युद्ध में मध्यम जार निकोलस द्वितीय ने सेना का कमान अपने हाथों में ले लिया। परिणाम स्वरूप जो है दरबार खाली हो गया तथा उसकी अनुपस्थिति में जेना, जो जार निकोलस द्वितीय की पत्नी थी, उसके तत्कालीन गुरु राष्ट्रीय पादरी को पदच्युत करने का मौका मिल गया, जिसके कारण जो है राजतंत्र की प्रतिष्ठा भी गिर गई। किसकी? तो राजतंत्र की जो प्रतिष्ठा थी वह भी गिर गई। जब उसका शासन खाली हो गया तो जार निकोलस की जो पत्नी थी उसके जो तत्कालीन गुरु होते हैं, पादरी होते हैं, उन्होंने एक चाल चला और जिसके कारण तो राजतंत्र की भी प्रतिष्ठा गिर गई। उसके तो सबसे क्वेश्चन पूछ सकता है सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? दोस्तों क्या पूछ सकता है क्वेश्चन? जो हमारा आज लास्ट डिस्कस कर रहे हैं वह है सर्वहारा वर्ग किसे बोलते हैं। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल होते हैं उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। क्या किसे कहते हैं? सर्वहारा वर्ग। आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं, तो इसलिए मैं इसको पॉइंट करके बता रहा हूँ आपको। समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान,
मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल होते हैं, उसे सरबराह वर्ग कहते हैं। तो मैं आज की क्लास को आप लोगों का यहीं इन रखता हूं और कल हम लोग जानेंगे नई आर्थिक नीति। क्या दोस्तों, कल के क्लास में हम लोग जानेंगे, कल के क्लास में हम लोग पहला जानेंगे नई आर्थिक नीति, उसके बाद दोस्तों रूसी क्रांति के क्या प्रभाव हुए, और थर्ड दोस्तों मार्च की क्रांति और निरंकुश राजतंत्र का अंत। तो पहला जानेंगे मार्च की क्रांति और निरंकुश राजतंत्र का अंत, नई आर्थिक नीति और रूस क्रांति का प्रभाव। ये सभी जो है हम लोग कल के क्लास में डिस्कशन करेंगे। और मैं सभी स्टूडेंट्स को एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि कल आप लोगों का 3 बजे के टाइम में जितना मैंने अभी तक पढ़ाई की है वह सभी पेपर का टेस्ट है। कल हो सकता है कि आपको क्वेश्चन की संख्या कुछ कम हो, टेस्ट की संख्या कुछ, मतलब दोस्तों टेस्ट जितने देर के होते थे उससे थोड़ा देर का कम हो, लेकिन कल आप लोगों का टेस्ट 3 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और शायद 3 बजे तक तो चलने की संभावना ही है। तो सभी स्टूडेंट्स जो है कल के टेस्ट में अवश्य पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ये सभी टेस्ट जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी 10th के स्टूडेंट्स तक जो है मेरे ये बातों को पहुंचा देंगे कि कल आप लोगों का टेस्ट है, वह सब टेस्ट को भाग ले। तब तक मिलते हैं कल एक टेस्ट में, तब तक के लिए बाय। और कल दोस्तों हमारा 8 बजे भी क्लास होगा, कल हम लोगों का 8 बजे भी क्लास होगा शाम में, जिसमें हम लोग इससे आगे के बारे में ये सभी जो पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया ये सभी डिस्कस करेंगे। आप लोगों को क्लास कैसा लगा आप लोग बताना ना भूलें, और जो भी स्टूडेंट्स अंत तक क्लास को देखे वो हमें मैसेज करना भी ना भूलें, मैं आपको PDF दे दूँगा। तो जितना स्टूडेंट्स पहले अटेंडेंस बनाए थे उसके अनुसार मैं अटेंडेंस देख के मैं सभी स्टूडेंट्स को PDF दे दूँगा। मैं आज सेकेंड अटेंडेंस नहीं लिया, मैं फर्स्ट अटेंडेंस पर ही आप लोगों को अटेंड, आप लोग क्लास किए हैं तो आप लोग वहाँ बता सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं कल एक नई क्लास, तब तक के लिए बाय।